हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, जिसे हिंदी में कहते हैं अध्ययन के विषय के तौर पर तुलनात्मक राजनीति का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Comparative politics is as old as politics and is believed to have started when Aristotle made a comparative study of 158 city-states. अपनी पिछली वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसमें हमने ये बात डिस्कस करी थी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उतना ही पुराना है जितनी पुरानी पॉलिटिक्स है, क्योंकि द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी थी 158 सिटी स्टेट्स की। तो तभी से शुरुआत मानी जाती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी। हालांकि उस समय पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोला जाता था, क्योंकि उस समय पर इसका फोकस सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी पर होता था, ना कि अदर एस्पेक्ट्स पर। When humans started observing their environment and studying their surroundings and how people live in other societies, which included comparing their government and institutions, it led to rise in importance of comparative government, eventually leading to rise of comparative politics. तो जब ह्यूमंस ने स्टार्ट किया अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना, अपनी सराउंडिंग्स को स्टडी करना, और कि लोग दूसरी सोसाइटीज़ में कैसे रहते हैं, और उन्होंने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया अपनी गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, उससे शुरुआत होती है कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। जैसे जैसे ये कंपैरिजन्स बढ़ते गए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस में राइज होता गया, एंड इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी इमर्ज हुई। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एवोल्यूशन के 3 मेन फेजेस हैं। द फर्स्ट फेज स्टार्ट्स फ्रॉम एरिस्टोटल एंड लास्ट till the 17th century. The second phase starts from 18th century and lasts till the 19th century. And the third phase starts from the 20th century and continues till the present. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग तो हम अपनी पिछली ही वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ हम सिर्फ समझेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुई समय के साथ साथ, कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बनी। सो लेट्स डिस्कस दीज फेजेस इन डिटेल। Like mentioned earlier, the first phase began from Aristotle. एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी माना जाता है। उन्होंने 158 सिटी स्टेट्स की वर्किंग को एनालाइज किया था, ये जानने के लिए कि स्टेट्स का नेचर कैसा होता है और उन स्टेट्स में रेवोल्यूशन के क्या रीजंस होते हैं, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व किया जा सकता है। ये सब जानने के लिए एरिस्टोटल ने ग्रीक सिटी स्टेट्स की कंपैरेटिव स्टडी की थी। He explained the organization, nature, function, and qualities of an ideal state through using the comparative method. कंपैरेटिव मेथड को यूज करके एरिस्टोटल ने ये एक्सप्लेन किया कि एक आइडियल स्टेट के क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसका क्या नेचर होना चाहिए, और उसकी क्या क्वालिटीज एंड फंक्शंस होने चाहिए। इस फेज में दूसरे ऐसे थिंकर्स जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की तरफ कंट्रीब्यूट किया, वो थे रोमन थिंकर्स पॉलीबियस एंड सीसरो। तो इस फेज में फोकस था कि गवर्नमेंट्स की एक कंपैरेटिव स्टडी करना और ये फाइंड आउट करना कि जो एक आइडियल स्टेट है, जो एक आदर्श स्टेट है, उसका क्या नेचर होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, क्या उसके फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इस फेज में और भी थिंकर्स थे जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी थी। इनमें आते हैं मैकियावेली, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में यानी कि 15th सेंचुरी में कंपैरेटिव मेथड को यूज किया था टू एक्सप्लेन हाउ अ रूलर शुड रूल, कि कैसे एक रूलर को रूल करना चाहिए, बाय डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पास्ट सिविलाइजेशंस। जो पास्ट सिविलाइजेशंस हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करके उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि एक आइडियल रूलर को कैसे रूल करना चाहिए, इन हिज बुक्स द प्रिंस एंड द डिस्कोर्सेस। इसके अलावा फ्रेंच फिलोसोफर जीन बोदान undertook a comparative study of the governments of various European states. जीन बोदान ने भी कंपैरेटिव स्टडी करी थी यूरोपियन स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट्स की।
हाउएवर इस फेज में कंपैरेटिव स्टडी का बहुत ही लिमिटेड सा यूसेज किया गया था और इसको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में मिली है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इस फेज का ऑब्जेक्टिव था कि कंपैरेटिव स्टडी करके ये फाइंड आउट किया जाए कि एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। The second phase in evolution of comparative politics started from the 18th century and continued till the 19th century. The second phase में Montesquieu in 18th century used comparative method for analyzing law and politics. तो फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स मोंटेस्की ने 18वीं सेंचुरी में कंपैरेटिव मेथड को यूज किया था लॉ एंड पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए। His work Spirit of the Laws, which was written in 1748, involved conclusions based on comparative study of constitutional systems. उनका जो वर्क है बहुत ही फेमस वर्क है ये स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस की, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स की। He also made a comparative study of British and French governments to give his theory of separation of powers. सेपरेशन ऑफ पावर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्ल्स मोंटेस्की का, जो कि उन्होंने दिया था आफ्टर डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी इन्वॉल्व थी। इन द 19th century, J.S. Mill and E.A. Freeman played an important role in not only comparative studies but also in developing methods for comparative study. तो 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो J.S. मिल ने और E.A. फ्रीमैन ने इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ना ही सिर्फ कंपैरेटिव स्टडीज में बट ऑल्सो ऐसे मेथड्स डेवलप करने में जिनसे कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल हो सके। J.S. मिल ने एक मेथड डेवलप किया था जिसे कहा जाता है जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। उन्होंने ये मेथड कंपैरेटिव स्टडी के लिए डेवलप किया था। इस मेथड में दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स के बीच में सबसे पहले तो कॉमनैलिटीज़ देखी जाती हैं, फिर उसमें यह देखा जाता है कि उन इवेंट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद डी टॉकविल ने अपने वर्क डेमोक्रेसी इन अमेरिका में कंपेयर किया था अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम से। सो इन दिस पीरियड not only political scientists but economists and historians also played an important role in the development of comparative politics. सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बल्कि इकोनॉमिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट में। तो डेफिनेटली एक एवोल्यूशन था फ्रॉम द प्रीवियस फेज। इसके बाद लॉरेंस लॉवेल ने 1896 में एक बुक पब्लिश करी थी 2 वॉल्यूम्स में जिसका टाइटल था गवर्नमेंट एंड पार्टीज ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप। इस वर्क में उन्होंने फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर किया था। Similarly, James Price in Modern Democracy compared constitutional systems of states like France, Switzerland, and Canada in Volume 1 and the US, Australia, and New Zealand in the other volume. जेम्स ब्राइस ने भी अपनी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स को कंपेयर किया था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्टडी किया था that what changes were brought by the economic, social and historical conditions in these systems. कि इन देशों के पॉलिटिकल सिस्टम में इकोनॉमिक या आर्थिक, सोशल या सामाजिक या हिस्टोरिकल कंडीशंस की वजह से क्या क्या चेंजेस आए। So this was the second phase जिसमें comparative study तो गवर्नमेंट की ही हो रही थी। तो ओनली डिफरेंस इज कि इस फेज का स्कोप ब्रॉड था इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट फेज। इस फेज में काफी सारा वर्क हुआ कंपैरेटिव स्टडी पर which gave rise to the importance of comparative government. अब आता है थर्ड फेज that is further subdivided into pre-1945 era and the post 1945 phase. तो प्री 1945 फेज में क्या था? इन दिस फेज द फोकस वाज ऑन ए यूरोपियन स्टेट्स एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इस फेज में जो फोकस था
वो यूरोपियन स्टेट्स पे ज़्यादा था, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी पर ज़्यादा फोकस था। इसका एग्जाम्पल है कि अगर हम यूके की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अमेरिका के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करते हैं। इस पीरियड के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं F.A. Oaks द गवर्नमेंट ऑफ यूरोप एंड W.V. मुनरोज द गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोप। इन दोनों ही बुक्स में अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स की कंपैरेटिव स्टडी को प्रेजेंट किया गया था थ्रू द यूज ऑफ ट्रेडिशनल लीगल इंस्टीट्यूशनल मेथड्स। लीगल इंस्टीट्यूशनल स्टडी होती है जब आप इंस्टीट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। After World War I, comparative studies of different systems of government emerged, like socialism, fascism, Nazism, and democracy. तो World War I के बाद जो different systems of government emerge हुई, उनकी comparative study start हो गई, जिसमें आते हैं socialism, fascism, Nazism, and democracy. तो इन systems को अब compare किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर वन के फेज के बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, जिनमें आती है C.F. Strong's मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस which was published in 1930, Herman Feiner's The Theory and Practice of Modern Government published in 1932, J. Frederick's Constitutional Government and Democracy, and E.M. Said's Political Institutions, a Preface। तो ये चार इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन फेज, जिनमें गवर्नमेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी करी गई। नाउ केम द पोस्ट 1945 फेज। इस फेज का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या था? द चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव गवर्नमेंट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस फेज में कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इमर्जेंस में आई। इससे पहले जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इमर्ज करती थी उसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोला जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट्स की स्टडी की जाती थी, ना कि अदर इंस्टीट्यूशंस की। बट इस फेज में यह रियलाइज किया गया कि सिर्फ गवर्नमेंट्स की स्टडी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं लाइक प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, तो ऐसे एस्पेक्ट्स की भी स्टडी होनी चाहिए। Because the previous studies that focused on comparative study of the governments were regarded as unsystematic, normative, prescriptive and limited in scope। तो जो ट्रेडिशनल तरीका था कंपैरेटिव स्टडी का ऑफ द गवर्नमेंट्स, वो अनसिस्टमैटिक था, नॉर्मेटिव था। नॉर्मेटिव होता है कि जब फोकस होता है व्हाट शुड बी पर रादर देन व्हाट इज, कि क्या होना चाहिए पर फोकस होता है बजाय कि क्या है पर। प्रिस्क्रिप्टिव भी यही होता है। एंड जो ये स्टडीज थी वो स्कोप में लिमिटेड थी। ये क्यों थी अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट की स्टडी करती थी, ब्रॉडर एस्पेक्ट की स्टडी नहीं करती थी। All this led to behavioral revolution in which the political scientists demanded scientific study of comparative politics। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि जो comparative study of government थी वो अनसिस्टमैटिक थी, नॉर्मेटिव थी, प्रेस्क्रिप्टिव नेचर की थी, स्कोप में लिमिटेड थी, इससे एक बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डिमांड किया कि क्यों ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक साइंटिफिक स्टडी की जाए थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाए, कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाए जाए जिससे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल हो पाए। The traditionalism that focused only on powers and organization of governments was challenged by thinkers like David Easton, Roy McCredis, Gabriel Almond, David Apter, J.S. Coleman, among others। तो ये कुछ थिंकर्स थे जिनमें आते हैं ईस्टन, मैक्राइडिस, ऑलमंड, एप्टर, कोलमैन। इन्होंने चैलेंज किया इस ट्रेडिशनल नोशन को जो सिर्फ और सिर्फ सरकारों पर फोकस करता था, उसकी पावर्स पर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर। And they work towards theory building in politics and enhancing the scope of comparative politics। इन्होंने कार्य करा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थियोरी बिल्डिंग की जाए जिससे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक स्कोप एनहांस हो सके। एंड जो इस पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनमें आते हैं
G.A. ऑलमंड एंड J.S. कोलमैन का द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इज G.A. ऑलमंड एंड J.S. कोलमैन's द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, followed by David Apter and Eckstein's Comparative Politics, a reader, and Roy Macridis and R. Brown's Comparative Politics, Notes and Readings. तो ये इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जिन्होंने हेल्प किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप को ब्रॉड करने में. तो इस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन हुआ, इसका स्कोप ब्रॉडन हुआ. और इसका स्कोप क्या है वो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज के समय में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में सिर्फ सरकारों का अध्ययन नहीं आता, बल्कि फोकस रहता है स्ट्रक्चर्स पर, फंक्शंस पर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस पर, कॉन्सेप्ट्स लाइक पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, एज वेल एज स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, और ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी की जाती है, कैसे ह्यूमन बिहेवियर पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है. तो आज के समय में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप बहुत ब्रॉड है. एंड थ्रू दिस वीडियो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ. So it can be concluded that the evolution of comparative study of politics began as comparative government and afterwards turned into comparative politics towards the 20th century. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो बिगिनिंग है वो तो एज कंपैरेटिव गवर्नमेंट हुआ, लेकिन 20th सेंचुरी में जाकर ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बना. इट्स एम ऑल्सो चेंज्ड ओवर टाइम, इसका एम भी समय के साथ साथ चेंज हुआ. स्टार्टिंग में इसका एम क्या था? टू फाइंड आउट द आइडियल स्टेट. फेज 1 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसको उस समय पे कंपैरेटिव गवर्नमेंट माना जाता था, उसका एम था टू फाइंड आउट एन आइडियल स्टेट. एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसके क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्या उसका नेचर होना चाहिए. लेकिन ये एम समय के साथ बदला. फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एम बना साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स फॉर बिल्डिंग ऑफ थियरीज. पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी की जाए ताकि थियरी बिल्डिंग हो सके पॉलिटिक्स में. इट्स स्कोप ऑल्सो वाइडेंड, इसका स्कोप भी ब्रॉड हुआ to include not only the Western political system but the political systems of the world like Asian, Latin American and African countries. तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, इनिशियल फेजेस में तो फोकस किन पे रहता था? वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी पर, यूरोपियन स्टडी पर, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी पर. पर जैसे जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन हुआ, इसका स्कोप ब्रॉडन हुआ. इसमें और पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी भी की जाने लगी, जिसमें आते हैं एशियन पॉलिटिकल सिस्टम या लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स. और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स की भी स्टडी की जाने लगी. एंड दिस इज हाउ कंपैरेटिव स्टडी इवॉल्व्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. होप ये आपको समझ आया होगा. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.